अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके अपने चैनल MM इस्लामिक स्कॉलर में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आओ कुरान सीखने के तहत हम कुरान करीम की तस्हीह के लिए सबसे पहले हमने जो सिलेक्ट किया है वो नूरानी कायदे की तस्हीह। और नूरानी कायदे की तस्हीह में सबसे पहले जिस चीज़ का मकाम आता है, सबसे पहले जिस चीज़ को हम सीखते हैं वो है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी क्या है? दरअसल हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर के या तक के जितने अल्फाज आते हैं, मिसाल के तौर पर अलिफ, ये अलिफ है, अलिफ से लेकर के या तक जितने भी अल्फाज आएंगे इन्हें हम हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो शख्स अलिफ से लेकर के बा ता सा जीम यानी अलिफ से लेकर के या तक जितने हरफ हैं उनको अगर सही तरीके से पहचान लिया और उनकी अदायगी दुरुस्त कर ली तो कुरान करीम की तिलावत में वो मज़ा आएगा कि आप तो महसूस करेंगे ही, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा सुनने वाला महसूस करेगा कि क्या बेहतरीन अंदाज है, क्या अच्छा तर्ज तरन्नुम है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि ये इन अल्फाजों की कैसे शनासी करें, कैसे पहचानें, ताकि हमें कुरान करीम की तिलावत में और नूरानी कायदा के इख्तिताम तक हमें किसी चीज़ की दिक्कत महसूस ना हो। टाइम ज़रूर लगेगा, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हम उस वक्त के तहत इतनी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हम खुद तो समझेंगे ही और दूसरों को समझाने में हमें बड़ी आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रा गौर और फिक्र के साथ अपने सबक को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले हरफ हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर के या तक जो अल्फाज हैं उनमें सबसे पहला हरफ जो है वो है अलिफ, जो कुछ इस शेप में बना हुआ होता है। क्या कहते हैं इसको? अलिफ कहते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी लकीर है, जैसा कि मेरा ये कलम है। ये कलम को अगर यूं रख दो सीधा तो ये अलिफ बन जाएगा। इस शेप की जितनी भी चीजें होंगी सीधी खड़ी हुई हो और उसके आगे पीछे इधर उधर कुछ ना हो, उसको आप अलिफ कह सकते हैं या अलिफ की शक्ल कह सकते हैं या अलिफ के हम शक्ल कहें। तो अलिफ पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अलिफ की शनासी बहुत ही आसान है और एक बार अगर इस बात को जहन में रख लें कि अलिफ बिल्कुल सीधी शक्ल में होता है, बिल्कुल लंबी शेप में होता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हर्फ इसके बाद आता है, ये जैसे हमने बिल्कुल सीधी शेप दे दी, अब इनको बिल्कुल सीधी शेप ना दे करके बल्कि इसे हम यूं ले लेंगे, सीधी इस तरफ कर देंगे। अभी हमने सीधा कर दिया था, अब हमने इसको टेढ़ा कर दिया नीचे की तरफ को। इसी में थोड़ा सा इधर निशान मारेंगे और थोड़ा सा इधर निशान मारेंगे। पहले हमने सीधी लकीर खींची, थोड़ा सा इधर निशान बनाया, थोड़ा सा इधर निशान बनाया। अभी इसने अपनी कोई शक्ल इख्तियार नहीं की है, लेकिन ये अलिफ के फौरन बाद आया है, इसलिए हमारी अकल ये कहती है कि ये बा ही होगा। लेकिन बा बनाने के लिए हमने इसके ऊपर एक निशानी रखी है जिसे नुक्ते कहते हैं। एक नुक्ता रख देने की वजह से ये बा बन गया। और बा के बाद जो नंबर आता है वो सेम इसी शक्ल का बनेगा, लेकिन उसकी निशानी कुछ और होगी। क्या निशानी होगी? अलिफ के बाद बा आया, उसके नीचे एक नुक्ता था, सेम इसी शक्ल में ये भी है, तो इसके अंदर जब ये बा नहीं है, ये इसको हमें कुछ और बनाना है तो इसकी शक्ल हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करेंगे? इसी नुक्ते को नीचे के बजाय ऊपर उठा करके रख देंगे और एक नुक्ता नहीं रखेंगे बल्कि एक नुक्ते के बजाय दो नुक्ते को रखेंगे हम। अब क्या बन गया? ये बा में नीचे नुक्ता था और वो भी एक नुक्ता था, ताकि ऊपर नुक्ते हैं। कहाँ नुक्ते हैं? ताकि ऊपर नुक्ते हैं और एक नहीं बल्कि दो नुक्ते हैं। इस वजह से ये पहचान में महसूस हुई कि ये तो बा है और ये ता है। इसके बाद एक लफ्ज आता है ये भी इन्हीं की शक्ल का है। जिस तरीके से बा है, ता है, ये भी इन्हीं की शक्ल का है। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे कि जी बा भी आ गई, ता भी आ गई। अब ये क्या है? ये दरअसल हमें बनाना इसको सा है, सा। कैसे बनाएंगे इसको? इसके नीचे तो नुक्ता नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से ही है। इसके ऊपर नुक्ता नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से पहले ही है। हम इसमें भी कुछ चेंजिंग करेंगे, रखेंगे तो ऊपर ही, मगर दो के बजाय तीन रख देंगे। अब हम बिला झिझक कह सकते हैं कि जिस हर्फ के नीचे
एक नुक्ता आए और वो इस शेप का हो या इस शेप का हो या इस शेप का हो, अगर एक नुक्ता आता है तो वो बिला झिझक आप कह सकते हैं कि वो बा है। ठीक इसी तरीके से अगर इसी शेप में कोई हर्फ आ जाए और उसके ऊपर दो नुक्ते हों तो आप बिला झिझक कह सकते हैं ये बा नहीं बल्कि ता है, क्योंकि दो नुक्ते हैं और इसके ऊपर हैं। ठीक इसी तरीके से ता के बाद जो लफ्ज आता है वो सा है, सा सा, अलिफ बा ता सा, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, सा के ऊपर तो कुछ चेंजिंग होनी चाहिए थी ना, बाकी नीचे आ गया, ता के ऊपर आ गया। अब साइड में तो हम दे नहीं सकते, साइड में तो होता नहीं है नुक्ता, तो इसके ऊपर दो के बजाय एक नुक्ते को उसके ऊपर और बढ़ा दिया, तो पता चल गया कि ये ता नहीं है, बा नहीं है, बल्कि ये सा है। तो क्या पहचान हुई? अलिफ बा ता सा। ये अलिफ है, अक्सर होता है कि लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कोई शख्स इसको तो पढ़ता है अलिफ, दोनों होंठों को बिल्कुल दबा देता है और बहुत जल्दी के साथ अदा करता है, लेकिन हमें जल्दी के साथ अदा नहीं करना है। और ना ही इसका एक और गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, गलत तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होती है। कुछ लोग इसको कह देते हैं अलीफ, ये भी नहीं करना है, ये भी गलत वे है, ये भी गलत तरीका है। कुछ लोग इसको कह देते हैं आलिफ, ये भी गलत है, बल्कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो हो अलिफ, अलिफ, अलिफ। न ज्यादा खींचना है, न ज्यादा शॉर्ट करना है, न हमजा को खींचना है, न लाम को खींचना है, न फा को, बल्कि बड़े ही प्यार के साथ अलिफ, अलिफ, अलिफ। ट्राई करें, कोशिश करें, अलिफ, अलिफ, अलिफ। तभी हमारा क्लियर हो गया, इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो गया। और इसको हमें कितने सेकंड खींचना है? बहुत से ज्यादा 5 सेकंड। कितने सेकंड? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, इससे ज्यादा इस लफ्ज को बिल्कुल नहीं खींचना है। इससे ज्यादा अगर खींच देंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमारा ये लफ्ज क्लियर हो गया है, अब इस लफ्ज के अंदर, इस हर्फ के अंदर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, कितना खींचना है, किस तरीके से इसको पढ़ना है। अब आते हैं दूसरे हर्फ के ऊपर, इसे कहते हैं बा। क्या कहते हैं? बा। ये दूसरे नंबर पर आता है। इसकी अदायगी में कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग गलतियां करते हैं। किस तरीके से गलतियां करते हैं? इसको मारूफ के बजाय मजहूल पढ़ देते हैं, इसको मारूफ के बजाय मजहूल पढ़ देते हैं, बा के बजाय बे पढ़ते हैं, लेकिन उनसे गलतियां सरजद होती हैं। इसीलिए इसको सही अदायगी के लिए बे के बजाय इसको बा बताया गया है। इसको बा पढ़ेंगे तो सही अदायगी होगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर हमने कितना खींचा था? 5 सेकंड के बजाय इसको हम 10 सेकंड कर लेंगे। कितने कर लेंगे? इस लफ्ज को हमें ज्यादा खींचना है इसके बनिस्बत। अलिफ के बजाय बा को थोड़ा खींचना है, आवाज को लंबी करनी है, सांस को लंबी करना है। कैसे करना है? बा, बा। कोशिश करें मेरे साथ, बा। अच्छा, ये आधा कैसे होगा? अपने दोनों होठों को, होठ के दो हिस्से बनाइए, एक तरी वाला, एक खुश्क वाला। एक वो हिस्सा जो बाहर का हिस्सा होता है उसे खुश्की वाला हिस्सा कहते हैं, एक अंदर वाला हिस्सा होता है जिसे तरी वाला हिस्सा कहते हैं। दोनों होठों के जब आपस में मिलाएंगे तरी वाला हिस्सा तो आराम से बा अदा होगा। बा, 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 बा। उसके बाद नंबर आता है ता का। अलिफ बा ता। ता को भी 10 सेकंड ही खींचना है, ज्यादा नहीं। कितना खींचना है? 10 सेकंड ही खींचना है। ता। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? इसकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसे होगी? इसकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होगी ता, ता। जुबान को ऊपर के दांतों की जड़ में मिलाएंगे, ऊपर के तालू में भी लगाएंगे,
और ऊपर के दांतों की जड़ में भी लगाएंगे जुबान को, तो बहुत आसान तरीके से ये लफ्ज अदा हो जाएगा। कैसे अदा होगा? ता ता ता। मालूम क्या हुआ? इसका भी प्रोनाउंसिएशन सही हो गया, इसकी भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हो गई, इसकी भी अदायगी सही हो गई और इसकी भी अदायगी सही हो गई। अब बचा ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको थोड़ा हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? इसमें एक ही नुक्ता था इसलिए ज्यादा आसान था। इसमें कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते हैं, इसने थोड़ा सा परेशान किया। अब इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। जाहिर सी बात है जो शख्स लहीम शहीम हो और अजीमुल जुस्सा हो, मोटा तगड़ा हो, उससे तो हर कोई पीछे हटता है। तो इससे भी आप पीछे हटने की कोशिश नहीं करना। इंशाअल्लाह आपको इतनी आसानी तरीके से समझाएगा, इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। हर किसी को अजीमुल जुस्सा देख करके, लहीम शहीम देख करके, मोटा तगड़ा देख करके उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये दरअसल क्या है, जितने ये खींचेंगे उतना ही ये भी खींचेगा। पहले हमें इस चीज को क्लियर कर लेना है। अब इसको अदा कहां से करेंगे? जुबान को बाहर निकालेंगे और जुबान को ऊपर के दांतों के किनारे में लगाएंगे। ऊपर के दांतों में किनारे में लगा करके रुकेंगे नहीं, बल्कि छोड़ देंगे, हटा देंगे। बड़ी अच्छी तरीके से अदा हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप थोड़ी सी मेहनत करें इस लफ्ज को अदा करने के लिए। ये भी आसान, ये भी आसान, ये भी आसान, ये उससे भी कहीं ज्यादा आसान। ये नहीं कहना कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ी अदायगी में थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा गौर व फिक्र करना है। कहीं भी जब 3 नुक्ते वाला ये हर्फ आ जाए, बाकी शक्ल का हो, ताकि शक्ल का हो, लेकिन अगर 3 नुक्ते हो तो वो क्या बन जाएगा? सा। एक लफ्ज और ले लेते हैं। क्या है? सा के बाद जो रूल बताता है वो ये बताता है कि सा के बाद जीम आता है। सा के बाद जीम आता है। अब जीम की पहचान क्या है कि इसके पेट में नुक्ता है, ये इस शक्ल का है और इसके पेट में नुक्ता है। इस अंदर नुक्ता होने की वजह से और ये इस शक्ल में बने होने की वजह से ये जीम कहलाता है। और इसकी पहचान यही है कि ये थोड़ा सा राउंड शेप में होगा, जैसा कि चांद हम लोग देखते हैं, चांद की शक्ल का होगा, लेकिन ऊपर थोड़ा सा अलग होगा। ऊपर की निशानी थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन चांद के अंदर अगर सितारे लगा दो, चांद के अंदर अगर अच्छा सा सितारा रख दिया जाए तो कितना खूबसूरत, उसमें खूबसूरती और बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके से पहचान लीजिए कि चांद के अंदर सितारा रखा हुआ है, यानी एक नुक्ता रखा हुआ है, तो इसलिए पहचानने में हमें आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले हम सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।